इस लड़के ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगले हफ्ते इसके बड़े भाई की शादी और ये पहले ही शादी करके बैठ गया। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये विदेश पढ़ाई करने के लिए गया था और विदेशी लड़की से शादी करके आ गया। माँ, अब तो एक ही तरीका है। रवि ने शादी कर रखी है। मेरी शादी के बाद तुम अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश एक साथ करवा देना। इससे लोगों को पता नहीं चलेगा और तुम सबसे कह देना कि तुमने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही दिन कर दी है। वैसे भी बारात में बस हमारा ही परिवार होगा ना। वैसे भी इंटीमेट सेरेमनी कर रहे हैं हम लोग, किसी को बुलाया भी नहीं है। रिसेप्शन साथ में कर देंगे दोनों का। आशा को पवन की बात सही लगती है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पवन की शादी से एक रात पहले रवि का वीडियो कॉल आता है। माँ, मैं कल दोपहर तक फ्लाइट से आपकी बहू को लेकर आ जाऊंगा। वो भले ही इंडिया की है, पर उसका जीवन विदेश में बीता है, तो उसके लिए थोड़ा अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है बेटा। फ्लाइट से आएंगे भाई? और भाभी विदेश में रहती है, तब तो वो कई बार फ्लाइट में बैठी होंगी। मुझे तो अब अपनी भाभी का कल बेसब्री से इंतजार रहेगा, बस कल मेरी भाभी आ जाए। अरे तुम्हारी भाभी फ्लाइट से तो कल तब आ पाएगी ना जब तुम फोन रखोगी। चलो रखो फोन। इतना बोलकर रवि फोन रख देता है और अगले दिन आशा पवन की बारात लेकर जाती है और शादी करवाकर जल्दी से अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है और काजल के साथ अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाने की तैयारी करती है और हाथ में पूजा की थाल लेकर घर के बाहर खड़ी होती है। कुछ ही देर में पवन तांगे से अपनी बीवी अनुष्का के साथ आता है। वो देख काजल, आ गई तेरी बड़ी भाभी। अब जाकर जल्दी से भाभी को और उनका कुछ सामान और उसकी गाय को यहाँ लाकर खूंटे से बांध दे। मुझे अपनी बड़ी बहू का पहले गृह प्रवेश करना है। आशा ये बात बोल रही होती है कि तभी बैलगाड़ी के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। माँ, वो देखो मेरी छोटी भाभी भी आ गई। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी भाभी को लेने। वो बेचारी फ्लाइट से आई है, बहुत लंबा सफर तय किया है उन्होंने, थक गई होंगी। अपनी छोटी भाभी को देख काजल खुशी से फूले नहीं समाती और भागती हुई गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी विदेशी भाभी, जिसके बाल सुनहरे रंग के थे और उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, वो उसे गाड़ी से उतारती है और काजल अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले जाती है। तो वहीं तांगे पर अब भी बैठी अनुष्का ये सब देख रही होती है, जिसके बाद पवन अपनी बीवी का हाथ पकड़कर दरवाजे तक आता है। रवि बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। बहू, तूने एक नंबर पसंद करी है। इसके सुनहरे बाल बड़े प्यारे हैं और इसकी गोरी चमड़ी पर ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। माँ, अब दरवाजे पर खड़ी होकर बस बहू को निहारती रहोगी या गृह प्रवेश भी करवाओगी? सुंदर अंग्रेजन बहू पाकर तेरी माँ भूल गई कि उसे अपनी बहू का गृह प्रवेश भी करना है। माँ, 1 मिनट रुक जाओ। भाभी का गृह प्रवेश करने से पहले मुझे दरवाजे से उनके कमरे तक फूल गिराने हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी का गृह प्रवेश ऐसे रूखा रूखा हो। इतना बोलकर काजल अंदर से एक थाल में फूल लेकर आती है और दरवाजे से कमरे तक फूल बिछाना शुरू कर देती है। कुछ देर में आशा अपनी छोटी बहू की आरती उतारती है और रोजी से कहती है, छोटी बहू, अब तुम अपने सीधे पैर से कलश को गिराकर अंदर आ जाना। सीधा मतलब? राइट लेग। रवि के बताने पर रोजी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में आती है और जैसे वो घर में आती है, काजल अपनी छोटी भाभी के ऊपर पार्टी पॉपर्स फोड़ती है और उनका स्वागत करती है। और तभी दरवाजे पर अनुष्का पवन के साथ आकर खड़ी होती है, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं होता और वो लोग रोजी को अंदर ले जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। तभी आशा की पड़ोसन आशा से कहती है, अरे आशा, ये क्या तुमने अपनी एक बहू का गृह प्रवेश करवा लिया, दूसरी बहू को दरवाजे पर ही छोड़ दिया? ये कौन सी रीत है तुम्हारी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई। मेरे दोनों बेटों की शादी एक साथ हुई है और मेरी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश भी एक साथ हो रहा है। बहू, तू तो गाँव की है, तू तो सब जानती है, अब तुझे क्या ही बताना। पवन बेटा, तू बहू का हाथ पकड़कर अंदर आ जा। इतना बोलकर आशा जल्दी से आरती करके उसके सामने कलश रख देती है और बेचारी अनुष्का पवन के साथ गृह प्रवेश करती है और साथ वाले सोफे पर बैठ जाती है और देखती है कि उसका पूरा परिवार उसकी देवरानी के साथ बैठ जाता है और बस उससे ही बातें करता है। छोटी भाभी, भैया बता रहे थे कि आप शुरू से विदेश में ही रही हैं, फिर तो आपने कई बार फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा ना? सही कहा तुमने, बहुत ट्रेवल किया है मैंने। और एक टाइम तो ऐसा था जब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं इंडिया में ही शादी करूंगी ताकि मेरा फ्लाइट से आना जाना बंद हो सके। क्यों बहू, फ्लाइट में ट्रेवल करना मुश्किल होता है क्या? नहीं सासू मॉम, फ्लाइट में ट्रेवल करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है, बट इंडिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर होता है। पर अच्छा है ये कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और वहाँ की फ्लाइट अटेंडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को एक बार जरूर फ्लाइट में बिठाऊंगी। वैसे मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी।
क्या गिफ्ट? क्या ये सारे गिफ्ट आप विदेश से हमारे लिए लेकर आई हैं? यस, और देखिए मैं ये प्लैटिनम ब्रेसलेट अपनी प्यारी सिस्टर इन लॉ के लिए लाई हूँ, और सासू माँ आपके लिए ये गुच्ची का बैग, और जेठानी जी मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, पर मैं आपके लिए शनेल का परफ्यूम लेकर आई हूँ। रोजी अपने गृह प्रवेश में ही ससुराल वालों से घुल मिल जाती है, उन सभी को गिफ्ट देती है, और ये सब देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है। अब काजल अपनी छोटी भाभी को अपने साथ उसके कमरे तक ले जाती है, पर अनुष्का को कोई पूछता तक नहीं है, और रात में अनुष्का अपने पति से भी बात नहीं कर पाती, और अगले दिन दोनों की पहली रसोई होती है, जिसके लिए अनुष्का जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर सबसे पहले अपनी गाय को चारा देती है और उसकी जगह की साफ सफाई करने के साथ उससे बात करती है। गौरी, कितने अरमान लेकर आई थी मैं यहाँ पर, किसी ने गृह प्रवेश पर भी मुझे पूछा नहीं, अहमियत नहीं थी। मैं नई बहू हूँ इसलिए कुछ कह नहीं सकती किसी से, पर तुझे कह सकती हूँ क्योंकि तू मुझे समझती है। ठीक है, नहीं रो रही, अब तू चारा खा, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हूँ। क्या पता सबको मेरे हाथ का देसी खाना पसंद आ जाए। अनुष्का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और अपने ससुराल वालों के लिए खीर, हलवा पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है। तो वहीं रोजी भी पहली रसोई करने के लिए आती है और विदेशी खाना बनाती है। कुछ देर में पूरा परिवार आ जाता है और सब नाश्ता करते हैं, पर पूरा परिवार सिर्फ रोजी के खाने की तारीफ करता है। देखा माँ, मेरी बीवी को विदेशी खाना कितने अच्छे से बनाना आता है। अब तो आप लोग अपनी विदेशी बहू के हाथों का खाना खा सकती हैं। रवि, डोंट से लाई, बस मुझे इतना ही खाना बनाना आता है। आई डोंट इवन नो हाउ टू डू हाउस होल्ड वर्क। बहू, तूने अंग्रेजी में क्या बोला मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आया, पर घर के काम में हाथ बटाने के लिए तेरी जेठानी है ना, ये गांव की है, उसे घर के सारे काम आते हैं करने, वो संभाल लेगी। घर की जिम्मेदारी अनुष्का के ऊपर छोड़कर पूरा परिवार खाना खाकर वहां से चला जाता है, पर कोई अनुष्का के खाने को छूता तक नहीं। ये देखकर अनुष्का को एक बार फिर बुरा लगता है और वो बाहर अपनी गाय के पास जाकर बैठ जाती है और उससे अपने मन की बातें करने लगती है। ये सब रोजी का कितना ख्याल रख रहे हैं, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर मैं भी शहरी या विदेशी होती तो शायद मुझे भी सब इसी तरह पूछते, पर मैं तो ठहरी गांव की गरीब लड़की। मेरा इस घर में कहने को तो हर कोई अपना है, पर कोई अपना नहीं लग रहा। अब तुम ही जो मेरी बातें सुन सकती हो, मुझे यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा है। रोजी अपनी जेठानी की यह बात सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, और अगले दिन जब अनुष्का अकेली काम कर रही होती है तो रोजी अपनी जेठानी के पास आती है। दीदी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? आप अकेले क्यों करती रहती हैं? मुझे भी घर के कुछ काम सिखा दीजिए और मैं आपको विदेशी तौर तरीका सिखा दूंगी। अरे बहू, तुझसे घर के काम नहीं होंगे, तू रहने दे, तेरी जेठानी सब संभाल लेगी। सासू माम, मैं जब से आई हूँ जेठानी जी ही तो सब संभाल रही हैं। आप सब बस मुझे ही पैम्पर किए जा रही हैं। आप सब भूल गए कि इनकी भी नई नई शादी हुई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा दीदी का भी ख्याल रखना चाहिए। दीदी, हम दोनों देवरानी जेठानी हैं, चलिए शेयर द वर्क अमंग देमसेल्व्स। रोजी की बात सुनकर अनुष्का की आंखें भर आती हैं और वो उसे घर के काम सिखाने लगती है। तो वहीं रोजी भी विदेशी तौर तरीके अनुष्का को सिखाती है। अब अगले दिन जब अनुष्का सभी के लिए सैंडविच बनाती है तो हर कोई रोजी की तारीफ करता है, जिस पर रोजी घर वालों से कहती है, आप लोग बेकार ही मेरी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि आज तो मैंने पराठे और सब्जी बनाए हैं। ये सैंडविच तो दीदी ने बनाया था। परी भाभी, आपको भी विदेशी खाना बनाना आता है? मुझे तो लगा इसमें सब छोटी भाभी ही माहिर है, पर अब तो मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी कौन सी भाभी के अंदर कौन सा हुनर है। थैंक यू काजल, पर ये सब कुछ रोजी की वजह से ही हुआ है। मुझे ये रोजी ने सिखाया है। वैसे ये पराठे भी अच्छे हैं रोजी, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। थैंक यू, बट द क्रेडिट गोज टू दीदी। इस तरह रोजी और अनुष्का एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को अपने तौर तरीके सिखाने लगती हैं, जिस वजह से अब घर वाले भी रोजी की तरह अनुष्का पर ध्यान देने लगते हैं और अनुष्का का अकेलापन खत्म हो जाता है। सुनो, ये लो मोना, आज माँ के लिए ये बना देना। सुनिए जी, पनीर तो काफी महंगा होता है, हम भी साल में बस 1-2 बार ही खा पाते हैं। आपके पास पैसे थे इसे लाने के? क्या मतलब? अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो मोना, जैसे कि मैं ये चुरा कर लाया हूँ। अरे आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे चुरा कर लाए हो, बल्कि जब से माँ आई हैं आपने अच्छा अच्छा ही सब कुछ बनवाया है। मैं जानती हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं, बस इसीलिए पूछ रही थी। अगर ऐसा है तो बस ये समझ लो कि माँ के कदमों से बरकत हो गई। तुम ज्यादा इस बारे में मत सोचो, तुम बस माँ को खिलाने पिलाने पर ध्यान दो।
आकाश ऐसे बोलकर अपनी सास के पास चला गया। आकाश कमला का दामाद था जो कि झोपड़ी में रहता था। कमला के 2 दामाद थे, एक झोपड़ी का मालिक था तो दूसरा बंगले का। सास अभी अपने झोपड़ी के घर वाले दामाद के यहाँ आई हुई थी। माँ जी क्या कर रही हैं? लाइए मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, दामाद सास के पाँव नहीं दबाते। माँ मैं बस आपका दामाद नहीं हूँ, बेटा भी हूँ, और बेटा तो अपनी माँ के पाँव दबा सकता है ना। आकाश ऐसे बोलकर पांव दबाने लगा। कमला कुर्सी पर बैठी हुई थी। अपने दामाद को खुद की इतनी सेवा करते देख कमला की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना हाथ आकाश के सर पर रख दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आकाश ने ऐसे ही काफी देर अपनी सास की सेवा की और फिर वो कुछ देर बाहर आ गया। अभी वो बस एक दुकान के सामने से गुजरा ही था कि दुकानदार चिल्लाया, अरे सुनो आकाश भैया। हाँ बोलो लाला जी। अरे आकाश भैया, आज भी तुमने सफल मटर और आधा किलो पनीर दिया था। आज तक के तुम्हारे 1500 रुपए चढ़ गए। कब लौटाओगे उधार? लाला जी उधारी तो है, और कौन सा मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, दे दूंगा। आकाश बेचारा उधार पैसे चढ़ा चढ़ा कर अपनी सास को अच्छा अच्छा खिलवा रहा था। आज भी कमला ने अपने गरीब दामाद की झोपड़ी में मटर पनीर की सब्जी खाई और फिर वो सभी सो गए। ऐसे ही अगले दिन। माँ जी कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं दामाद जी, बस सोच रही थी सर्दी है तो मुंह हाथ धो लेती हूँ। नहीं रुक जाओ माँ, पानी बहुत ठंडा है, 2 मिनट रुको, मैं पानी गर्म करवाता हूँ। और मुंह हाथ घर में ही धोना, बाहर नहीं जाना। अरे क्यों परेशान होते हो दामाद जी, और वैसे भी मोना भी तो बाहर कपड़े धो रही है, मैं भी धो लूंगी। नहीं माँ लापरवाही ना करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी गर्म करके देता हूँ ना, आप झोपड़ी में ही कोने में इधर को धो लीजिए, बाहर बहुत बड़ी सर्दी है। आकाश ने खुद ही किसी तरह चूल्हा फूंक फूंक कर चूल्हा जलाया और फिर कमला को हाथ मुंह धोने को पानी गर्म करके दिया। गरीब दामाद अपनी सास को ऐसे ही अपनी झोपड़ी में रख रहा था। ऐसे ही दोपहर के वक्त जब आकाश काम पर से घर आया तो देखा कमला चावल चुन रही थी। अरे माँ जी क्या कर रही हो? बेटा मैं जरा चावल चुन रही थी। मोना मैंने मना किया था ना कि माँ बस कुछ दिनों के लिए आ रही है, तो उनसे कोई काम नहीं करवाना। ऊपर से माँ का चश्मा भी नहीं है, उन्हें दिक्कत हो रही होगी। माँ लाओ, मैं ये चावल चुन लेता हूँ। आकाश ने कमला को ये काम भी नहीं करने दिया और सारे चावल खुद ही चुन दिए। ऐसे ही आकाश छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखता था। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और वो दिन भी आ गया जब कमला अपने बेटी दामाद की झोपड़ी से दूसरी बेटी और दामाद के बंगले जाने लगी। चल बेटा मैं जा रही हूँ, तू अपना और आकाश का ख्याल रखना। माँ आ जाओ, मैंने रिक्शा मंगवा दिया है। अरे बेटा लेकिन पूजा का बंगला ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो माँ, पैदल जाती हैं आप? इसमें जाओ आराम से, मैंने इसे रास्ता बता दिया है और पैसे भी दे दिए हैं। मोना सर्दी हो रही है, माँ को कोई शॉल लाकर दो वरना रिक्शे में उन्हें ठंड लग जाएगी। आकाश ने मोना से शॉल लेकर कमला को उड़ा दिया। उसके बाद कमला रिक्शे में बैठ गई और आकाश के सर पर हाथ फेरते हुए अपनी दूसरी बेटी के घर जाने को निकल गई। दूसरी बेटी बड़े बंगले में रहती थी। एक बेहद ही आलीशान सा बंगला था जिसे कमला पहले तो यूं ही देखती रही और जब कमला घर के अंदर पहुंची तो काफी शांत सी थी। यहाँ तो कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा है ही ये बंगला इतना बड़ा। कमला ऐसे बोल ही रही थी कि उसे तभी अपना दामाद माधव दिखाई दिया। नमस्ते दामाद जी, पूजा कहाँ है? अंदर है, चली जाओ। ठीक है। कमला को माधव का बर्ताव काफी अजीब सा लगा, लेकिन फिर वो अपनी बेटी के पास आ गई। पूजा मेरी बच्ची कैसी है? माँ आप आओ बैठो। कमला ने पूजा को बैठा लिया और दोनों माँ बेटी बातें करने लगी। ऐसे ही दोपहर का वक्त हो गया और पूजा ने फोन पर माधव से बात की। सुनिए माँ आई हुई हैं, क्या खिलाना है माँ को? कुछ अच्छा सा ले आते हैं। तुम्हारी माँ गई नहीं अभी तक? खैर पैसा पेट पर नहीं उगता है पूजा, जो भी घर में है वही खिला दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है। पूजा ने माधव के बोलने पर फ्रिज में चेक किया। उसे 2 पुरानी आलू की सब्जियों और 1 दिन पुराने दाल चावल मिल गए, जिनको ही उसने गर्म कर दिया और अपनी माँ को खिलाया। खाना खाने के बाद कमला को सर्दी लगने लगी तो वो अपनी बेटी से बोली, अचानक से ही कितनी सर्दी लग रही है। पूजा तेरे बंगले में कोई हीटर नहीं है क्या? माँ जी हीटर बातों से नहीं बिजली से चलता है, और पता है उसमें बिल कितना आता है, इसीलिए ज्यादा अपना दिमाग मत चलाइए। माधव बेटा मैंने तो कोई ऐसी चिड़चिड़ी बात बोली भी नहीं जो तुम ऐसे कर रहे हो। सुनो पूजा, मेरा खाना कमरे में रखा हो, मैं वहीं खाऊंगा।
माधव के इस बर्ताव से कमला को बेहद दुख हुआ, क्योंकि अभी तो वो ऐसे दामाद के घर से आ रही थी जिसने उसे पलकों पर बिठाया हुआ था, और अब दूसरा दामाद उसे पांव की जूती की भी अहमियत नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो दुखी थी। ऐसे ही अगली सुबह। कितना ठंडा पानी है यहाँ तो, इतने बड़े बंगले में गीजर भी नहीं है शायद। क्या करूं, अब तो ऐसे ही पानी से नहाना होगा। कमला सारी रात के रुके हुए ओले से पानी से नहा ली, लेकिन अब उसे सर्दी लग रही थी। वो सर्दी से कांपने लगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गर्म पानी पीने को रसोई में आई। अभी वो पानी गर्म कर ही रही थी कि तभी माँ जी, एलपीजी गैस 1000 रुपए सिलेंडर हो गया है, ज्यादा गैस मत जलाओ। बेटा लेकिन मैंने तो। माधव ने कमला की बात भी नहीं सुनी। वो रसोई में ऐसे बोलकर आ गया। ये सब बातें कमला को बड़ा दुख दे रही थी। जैसे उसे उसके गरीब दामाद ने रखा था, अमीर दामाद उससे उतना ही उल्टा था। कमला को अमीर दामाद के बंगले में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। वो अपने कपड़े भी खुद ही धोती और साथ ही उसे उल्टा सीधा खाने को भी मिल रहा था, जिससे कि कमला की तबीयत खराब होने लगी और उसे निमोनिया हो गया। निमोनिया की ही हालत में पूजा ने अपनी माँ को सब्जी लेने भेज दिया। भाई साहब, हाँ जरा आलू भी दे दो। भैया जरा टमाटर देना। माँ आप? आकाश बेटा तुम? माँ आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत, आपने दवाई ली? नहीं बेटा, माधव ने बोला कुछ नहीं है, बस हल्का सा जुकाम है। नहीं माँ, ये कोई जुकाम नहीं है, मेरे साथ चलो आप। आकाश माना नहीं और वो बिना कोई सब्जी लिए ही कमला को सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, जहाँ चेक करने पर पता चला कि कमला को अंदर ही अंदर खतरनाक निमोनिया बन गया था। ये जानकर आकाश को बहुत ज्यादा दुख हुआ और माधव के ऊपर गुस्सा भी आया, और वो गुस्से में कमला को माधव के बंगले में ले गया और फिर, ओए माधव, नीचे इंसान, बाहर निकल, कहाँ घुसा बैठा है? अरे कौन है बे? अच्छा तो तू है। घटिया इंसान, इतना अमीर होने के बावजूद भी तूने मेरी माँ को बीमार करवा दिया। लानत है तेरी समीरी के ऊपर। पत्थर के बंगले में रहने वाले तेरे घर के साथ साथ दिल भी तेरा पत्थर का ही है। माधव आकाश की बात पर गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। क्या बोला बे तू? तेरी ये मजाल। रुक जा आकाश बेटा, इसके मुंह मत लग। कमला के रोकने पर आकाश रुक गया। सिर्फ माँ के बोलने पर मैं रुक रहा हूँ। चलो माँ। अरे हाँ, ले जा इस बुढ़िया को, बेवजह आ गई मेरे बंगले में। इसके लिए तेरी झोपड़ी ही सही है। माधव की बातों पर आकाश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। लेकिन अब इतनी इंतहा पर पूजा का मुंह भी खुल गया और वो बोली, माधव जी, आप इतने नीच कैसे हो सकते हो? मेरी माँ क्या कोई समान वमान है? अरे आपका तो ये नकचड़ापना जाता ही नहीं है। आप रहो ऐसे ही, मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के पास ही। पूजा भी माधव को छोड़कर आकाश की झोपड़ी में आ गई। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और अब जाकर माधव को एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया था। उसका बंगला सूना हो गया था, तो उसने 3 दिन बाद फैसला किया कि वो अपनी सास और अपनी पत्नी से माफी मांगेगा, और वो आकाश की झोपड़ी घर पहुंच गया। उस वक्त आकाश कमला के पांव दबा रहा था। माधव बेटा तुम आओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, आकाश और पूजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माधव की बात पर बस सभी मुस्कुरा दिए और कमला ने उसके सर पर हाथ रखा। ये इसी बात का संकेत है कि सभी ने उसे माफ कर दिया था। बस फिर क्या था, उसी दिन सभी दिलों के मैल धुल गए और अब माधव भी सुधर चुका था।